वेलकम बैक टू द माइंड मैप सीरीज फॉर अल्टीमेटली जेईई एस्पिरेंट्स। आज है बहुत ही धुआंधार टॉपिक सॉल्ट एनालिसिस। जिन्होंने मक्कारी करी है, जिन्होंने केवल क्लास बंक मारा है, उनको बहुत बड़ा पछतावा होने वाला है। उनके साथ तो होने वाला है चिंतपाक दमदम। मतलब यहाँ पर ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं माना जाता है, यहाँ पे थोड़ा ये इंपॉर्टेंट नहीं माना जाता है, यहाँ पर ये और ये नहीं इंपॉर्टेंट माना जाता है। पढ़ो सब, मैं इंपॉर्टेंट की बात कर रहा हूँ। परफ्यूम की स्मेल आ रही है, नहीं बेटा, अगर एक अच्छे केमिस्ट्री स्टूडेंट हो तो तुमको एकदम बासी सड़ी स्मेल सूंघनी पड़ेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइट्रेट के लिए 2-3 टेस्ट हैं, जिसमें ब्राउन रिंग टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर करके जाना। एक बार समझ लो, एक बार लिख लो, लेकिन एट दी अल्टीमेट आपको इसे खुद से याद करना पड़ेगा। हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हो आप सब लोग? वेलकम बैक टू द जेईई वाला, वेलकम बैक टू द माइंड मैप सीरीज फॉर अल्टीमेटली जेईई एस्पिरेंट्स। तो बच्चों, आज है बहुत ही धुआंधार टॉपिक सॉल्ट एनालिसिस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसको पढ़ने से पहले बच्चा कहता है, भगवान मैं आंखें बंद कर रहा हूं और मैं आपकी शरण में आ रहा हूं, कृपया करके ये टॉपिक मेरा खत्म करा देना। कैसे तैसे करके बच्चा समझकर, रट रटाकर, लर्न करके, कुछ भी करके जाता है और बस अगर उसकी किस्मत अच्छी हुई, देखा दिखाया सवाल मिला, वो तुरंत उल्टी कर देता है। तो बेटा, टू बी वेरी शॉर्ट, व्हाट आई वांट टू से यू दैट दिस चैप्टर इज समवॉट टू बी वरीड आउट। ये चैप्टर एक ऐसा है जिसमें कहीं ना कहीं, आई टोटली एग्री कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप लोगों को रटना पड़ेगा। रटना इन द सेंस, आपको मैं जितना मर्जी समझा लूं, भैया रिटेन भी तो रखना है ना मेमोरी में, तो मेमोरी के रिटेंशन के लिए आपको याद करना है, और याद करने के लिए आपको लिखना भी पड़ेगा। और अगर मान लो बहुत ज्यादा शार्प माइंडेड हो तो भी आपको कम से कम 3 से 4 बार रिएक्शंस को रिवाइज करना पड़ेगा। अच्छा, थोड़ा सा आसानी ये रहता है, थोड़ा सा आसानी इस बात का रहता है कि मान लो अगर आपने 2 या 3 या 4 बार अगर आपने बस चैप्टर पढ़ लिया तो भी आप इसके सवाल को अच्छे तरीके से कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यार देखो, बोर्ड्स का पेपर तो दे नहीं रहे हो कि तुम्हें रिएक्शंस खुद पे खुद लिखनी पड़ेंगी या प्रोसीजर लिखना पड़ेगा। यार इतना अगर मुझे पता है कि लाल डाला पीला निकला, पीला डाला तो हरा निकला, तो कलर से याद रख सकते हो, नाम याद रख सकते हो, और कुछ चाहिए ही नहीं। ठीक है, पक्का शुरू करते हैं इस माइंड मैप, इस चैप्टर को, सॉल्ट एनालिसिस। देखो, नोट्स में पहले से लिखाया हूं, और ये बेहद इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। ये वही नोट्स हैं जो मैं लेक्चर के दौरान, कंप्लीट लेक्चर के दौरान देता हूं। तो मैं आपको क्या करूंगा, इसका सारांश आपके सामने पेशकश करूंगा। शुरू करते हैं, क्योंकि इतने लिमिटेड टाइम में अगर मुझे सब कुछ पढ़ाना है तो यार ये लिख कर लाना पड़ेगा, है ना। तो शुरू करो। क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब है कि यार आप एक डिटेल स्टडी कर रहे हो कि सॉल्ट के अंदर कौन सा एसिडिक रेडिकल है, कौन सा बेसिक रेडिकल है। व्हाट इज एसिडिक एंड बेसिक रेडिकल? क्योंकि सॉल्ट जो होता है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का प्रोडक्ट है। एसिड बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर। अब एसिड जैसे मान लो HCl है, बेस मान लो NaOH है, तो HCl में से निकलता है Cl माइनस, और NaOH से मिलता है Na प्लस और Cl माइनस NaCl सॉल्ट बना रहा है। सॉल्ट के अंदर 2 चीजें हैं, एक एनायन एक कैटायन। एनायन आ रहा है कहां से? एसिड से, यानी कि एसिडिक रेडिकल। और आपका Na प्लस कहां से आ रहा है? बेस से, यानी कि बेसिक रेडिकल। तो बस इस क्वालिटेटिव एनालिसिस में एसिडिक और बेसिक रेडिकल का एनालिसिस होता है। अब जब भी आप क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं, आप ऐसी रिएक्शंस पे फोकस कर रहे होते हैं जहां पर आपको या तो गैसेस का इवोल्यूशन दिखाई दे रहा हो, कुछ चीजें आप डालें, आपको गैसेस दिखें इवॉल्व होती हुई, उस गैसेस की कलर को देखकर, ऑर्डर को देखकर, यानी कि उसको सूंघ कर आपको पता चलेगा कि हाँ अरे इसमें ये हो सकता है। या कुछ ऐसी रिएक्शन से खिलवाड़ करते हो जिसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कलर चेंज हो रहा होता है, या आप कुछ ऐसी रिएक्शन से खिलवाड़ करते हो जहां पे कोई पीपीटी फॉर्मेशन हो रही होती है। ठीक है, यस। तो एनालिसिस ऑफ, क्वालिटेटिव एनालिसिस जो होती है, ये एक सिस्टमैटिक मैनर से करी जाती है। ऐसा नहीं कि आपको अच्छा एक बात बताओ, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, जिन जिन बच्चों ने क्लास में, मतलब अपने स्कूल टाइम में ये सॉल्ट एनालिसिस किया है, वो बताएं हाँ सर किया है। और जिन्होंने मक्कारी करी है, जिन्होंने केवल क्लास बंक मारा है, वो भी जरूर बताएं, क्योंकि उनको बहुत बड़ा पछतावा होने वाला है। उनके साथ तो होने वाला है चिंतपाक दमदम।
उनकी बनने वाली है थोड़ी सी बैंड, क्योंकि यहां पर क्या है ना, ये टॉपिक इमेजिनेशन मांगता है थोड़ा सा। ऐसा नहीं है कि आपने नहीं किया तो ये चैप्टर आप नहीं कर सकते हो। मैं ये कह रहा हूं अगर आपने किया है एक बार प्रैक्टिकल टीचर के कहने पर स्कूल में कभी किया है तो वो आपके लिए एडवांटेज जरूर साबित होने वाला है। ठीक है, तो जब भी आपको सॉल्ट मिलता है, यूजुअली स्कूल्स में हम लोग को व्हाइट सॉल्ट दिया जाता है, कलरलेस सॉल्ट दिया जाता है, वही हमारे सिलेबस में होता है, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड के हो, एसएससी बोर्ड के हो, यूपी बोर्ड के हो, महाराष्ट्र बोर्ड के हो, बिहार बोर्ड के हो, यूजुअली व्हाइट सॉल्ट रहता है। अच्छा, तो जब व्हाइट सॉल्ट मिलता है तो देखकर हम ऐसा चखने तो नहीं लगेंगे कि हाँ 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 इसमें तो NaCl है, नहीं 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 ये कम तीखा है, ओ 3R ये तो मैग्नीशियम सल्फेट हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं करते हैं। वी डोंट जस्ट पुट इन अवर माउथ। वो भैया खाने वाला सॉल्ट नहीं है, नाम जरूर सॉल्ट है, लेकिन याद रखना देश का नमक टाटा सॉल्ट ही होता है, समझिए, सबसे शुद्ध नमक। और ये जो सॉल्ट होते हैं ये केमिस्ट्री लैब में हमको टेस्ट करने को मिलते हैं, और इनका एनालिसिस करने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे प्रिलिमिनरी टेस्ट होता है, उसके बाद आप एसिडिक रेडिकल का टेस्ट करते हैं कंफर्मेटरी, उसके बाद बेसिक रेडिकल का टेस्ट करते हैं कंफर्मेटरी। और माना यह जाता है कि एसिडिक रेडिकल का टेस्ट पहले होता है और फिर बेसिक रेडिकल का होता है, ज्यादा जरूरी रहता है, क्योंकि अगर मान लो कुछ इंटरफेयरिंग रेडिकल्स होते हैं जो इंटरफेयर करते हैं, है ना फूफा जी, इंटरफेयर करेंगे हर मामले में, जैसे मान लो F- है, ऑक्सिलेटो है, ये क्या करते हैं, ये ग्रुप 3 या उसके बाद वाले जो भी ग्रुप्स है, कैटायनिक ग्रुप्स, बेसिक रेडिकल्स, उनमें कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस दिखलाते हैं, तो हम समझ नहीं पाते कि यार ये जो कलर निकल रहा है या जो गैस निकल रही है या जो पीबीडी फॉर्म हो रहा है, ये एसिड रेडिकल की वजह से हो रहा है कि बेसिक रेडिकल की वजह से हो रहा है। तो ये बहुत अच्छा रहता है कि जब आपको सॉल्ट मिले, आपको एनायन और कैटायन पहचानना है, तो आप पहले एनायन पहचान कर रख लीजिए कि हाँ भैया इसमें तो यही है। उसके बाद जब आप बेसिक रेडिकल निकालेंगे, उसकी वजह से कुछ भी कलर वलर आ रहा होगा, तो आपके दिमाग में क्लियर होगा कि यार ये एनायन की वजह से तो नहीं हो सकता, क्योंकि हम वो निकाल चुके हैं। ठीक, अब हम लोगों ने क्या किया कि प्रिलिमिनरी टेस्ट की बात कर रहे हैं। प्रिलिमिनरी टेस्ट मतलब पॉसिबिलिटीज की बात कर रहे हैं, कि जब हम सॉल्ट को देखते हैं, एक पहला कदम जो होता है कि यार ये डाला, ये निकला, अच्छा ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी। लेकिन कंफर्मेटरी टेस्ट हमेशा प्रिलिमिनरी टेस्ट के बाद ही किया जाता है, कि आपने पहले पहचान लिया कि यार इसमें ये ऐसा दिख रहा है। अच्छा, कभी कभार देखकर पता चलता है, कभी कभार सूंघ कर पता चलता है, कभी कभार गैस इवोल्यूशन से पता चलता है, सबके अलग अलग तरीके हैं। तो हमने क्या किया, एनायंस को 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। एक ग्रुप ऐसा है जिसमें सिर्फ जो रिएक्शन होंगी वो डाइल्यूट HCl या H2SO4 के साथ होंगी टू फॉर्म वोलेटाइल प्रोडक्ट्स। दूसरे ग्रुप में ऐसे रेडिकल्स आते हैं which reacts with concentrated HCl and H2SO4 to form the volatile products। और यदि दोनों रेडिकल्स, मतलब जो रेडिकल जो आप चूज कर रहे हैं या टेस्ट कर रहे हैं, वो दोनों के साथ रिएक्ट ना करें, पॉजिटिव रिजल्ट ना दिखाएं, उनको डाल देते हैं तीसरी कैटेगरी में, ग्रुप 3 में। सारे रेडिकल्स पढ़ो, लेकिन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनमें ये मतलब यहां पर ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं माना जाता है, यहां पे थोड़ा ये इंपॉर्टेंट नहीं माना जाता है, यहां पर ये और ये नहीं इंपॉर्टेंट माना जाता है। पढ़ो सब, मैं इंपॉर्टेंट की बात कर रहा हूं। अब ग्रुप 1 में कैट एंड साइड बाय साइड इन द नाइट, ये मैं न्यूमोनिक देता हूं बच्चों को ताकि वो ये याद कर सके। जैसे कैट है कार्बोनेट, एंट है एसीटेट, साइड सल्फाइड, साइट सल्फाइट, इन द थायोसल्फाइट, नाइट नाइट्राइट। ये न्यूमोनिक से आपको आइड आइट ये सब समझ में आ जाएगा। सीबीआई ने 8 ऑक्स पकड़े, Cl-, Br-, I-, ये कॉन्सेंट्रेटेड वाले हैं। 8 ये देखो नाइट्राइट था, NO2-, ये है NO3-, और लास्ट में है ऑक्सिलेट आयन। BSF पुलिस, ये नाइदर के साथ, नाइदर मतलब ना ही ये डाइल्यूट के साथ कुछ दिखा रहे हैं, ना कॉन्सेंट्रेटेड के साथ कुछ दिखला रहे हैं। बोरेट, सल्फेट, फ्लोराइड एंड फॉस्फेट। प्रीलिमिनरी टेस्ट में हम लोग करते क्या है, हम लोग आग लगाते हैं उस टेस्ट ट्यूब में, जिस टेस्ट ट्यूब में सॉल्ट प्लस, जैसे ग्रुप 1 का अगर कर रहे हो तो डाइल्यूट HCl या H2SO4 डालोगे, ग्रुप 2 का कर रहे हो तो कंसंट्रेटेड डालोगे, ऐसा रहता है। अब ग्रुप 3 का कर रहे हो तो पता है हमको, उसका सीधा हम लोग करते हैं कंफर्मेटरी टेस्ट। तो ग्रुप 1 ग्रुप 2 के लिए ये प्रिलिमिनरी टेस्ट कर रहे होते हैं। तो ग्रुप 1 के लिए जैसे हमने सॉल्ट प्लस डाइल्यूट H2SO4 डाला, कुछ फ्यूम्स निकली, वो जो फ्यूम्स निकली उसका कलर देखा, उसकी स्मेल सूंघी, और एक आइडिया मिल गया, एक पॉसिबिलिटी मिल गई कि हाँ ये एनायन हो सकता है। तो ये चीज हम लोग इस प्रकार करते हैं। ये रहा सामने टेबल। जैसे मान लो कलरलेस गैस है,
ऑर्डरलेस गैस है लेकिन ब्रिस्क एफरवेसेंस निकल रहे हैं। ब्रिस्क एफरवेसेंस का मतलब एक तरीके से बुलबुले जैसे इनो में होते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स में होते हैं। तो वो बुलबुले अगर देख रहे हैं तो मतलब वो गैस जो इवॉल्व हो रही है वो CO2 है, और जो पॉसिबल एनायन है दैट इज कार्बोनेट आयन। फिर से अगर कलरलेस है, देखो कलरलेस 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 सारे ही हैं ग्रुप 1 में, सिर्फ एक है ब्राउन गैस या ब्राउन फ्यूम्स जो कि है NO2 के लिए, बाकी सब कलरलेस है। तो एक तरफ से कलर याद हो गया, अब सबकी खुशबुएं याद कर लो। बेटा केमिस्ट्री स्टूडेंट हो तो तुमको खुशबू वो वैसी नहीं मिलेगी, आहा सर रोज की स्मेल आ रही है, आहा सर लेवेंडर की स्मेल आ रही है, परफ्यूम की स्मेल आ रही है। नहीं बेटा, अगर एक अच्छे केमिस्ट्री स्टूडेंट हो तो तुमको एकदम बासी सड़ी स्मेल सूंघनी पड़ेगी, सड़े अंडे की स्मेल सूंघनी पड़ेगी जो कि H2S की होती है। ये देखिए रोटेन एग लाइक स्मेल H2S की H2S गैस निकल रही है। तो पॉसिबल एनायन क्या होगा? H2 माइनस सल्फाइड। और अगर पंजेंट स्मेल लाइक बर्निंग सल्फर, यानी कि करेक्टरिस्टिक स्मेल लाइक बर्निंग सल्फर, ये करेक्टरिस्टिक स्मेल क्या होती है? ये बर्निंग लाइक सल्फर का मतलब क्या होता है? एक ऐसी सुगंध, एक ऐसी बदबू जो तुम सूंघो तुम्हें जिंदगी भर याद रहे, दोबारा सूंघने की जरूरत ना पड़े, वो होती है। ठीक है, अब जैसे मान लो मूली के पराठे किसी ने खाए हैं तुम्हारे घर में और किसी ने चौवा छक्का मार डाला, मतलब जो गैस रिलीज हुई उसके बाद जो वो मूली के पराठे की तुमने गैस सूंघी वो जिंदगी भर याद रहेगी। फिर अगल बगल कोई भी मूली का पराठा खा के मारेगा तो तुमको समझ में आ जाएगा ये मूली का पराठे की है। मान लो किसी ने, टू बी वेरी सीरियस, अगर मान लो किसी ने माचिस की तीली जलाई है तो माचिस की तीली की खुशबू या बदबू जो भी कह लो एक ऐसी है कि घर के अगल बगल कहीं पे भी जल रही होगी तुम समझ जाओगे माचिस की तीली कहीं जलाई हुई है। इसीलिए इसको यहां पर जो है ना, जो गैस है कैरेक्टरिस्टिक स्मेल लाइक बर्निंग सल्फर, इसका मतलब यही होता है कि जो सल्फर की जो स्मेल होती है उसमें एक कैरेक्टरिस्टिक रहता है, एक पंजेंट स्मेल है, एक अजीब सी दुर्गंध है जो एक बार हम सूंघ ले सालों साल याद रहती है। गैस इवॉल्व्ड SO2 है एंड पॉसिबल एनायन विल बी सल्फाइट। ब्राउन फ्यूम्स अगर निकल रही हैं तो बट ऑब्वियस की बात है NO2 की बात हो रही है, NO2 माइनस रेडिकल है। विनेगर स्मेल है तो एसिटिक एसिड यानी कि एसिटेट आयन हो सकता है। हम लोग ग्रुप 1 का जब भी कंफर्मेटरी टेस्ट करते हैं तो कुछ नहीं करते हैं, सॉल्ट लेते हैं, पानी में डालते हैं, छपाक। देखो सॉल्ट विच आर सॉल्यूबल इन वाटर, उसके लिए हम लोग क्या बनाते हैं? वाटर एक्सट्रैक्ट। लेकिन अगर पानी में सॉल्यूबल नहीं है तो उसके लिए बनता है सॉलिड सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट या सोडा एक्सट्रैक्ट। उसमें कुछ नहीं करना है, सॉल्ट लो, सॉलिड सोडियम कार्बोनेट लो और थोड़ा सा पानी डालो और थोड़ी सी हीट दे दो। हीट करने के बाद कूल करो, कूल करने के बाद फिल्टर करो, जो मिला उस पर कांड शुरू कर दो। देखो सब कुछ लिखा है। हाउ सोडा एक्सट्रैक्ट इज फॉर्म्ड? बॉइलिंग ट्यूब लो, सॉल्ट लो, सॉलिड को सोडियम कार्बोनेट लो, सॉरी, और उसके बाद उसको बॉयल कर दो, कूल करो और फिर फिल्टर कर दो। गर्मी में सर्दी की आहट। CO3 2 माइनस पहले सबसे रेडिकल उठाते हैं। जो भी सॉल्ट रहेंगे सोडियम का लेंगे क्योंकि वो ज्यादा सॉल्यूबल होते हैं। मैं ये कह रहा था कि अगर हम लोग जब भी किसी भी सॉल्ट को इमेजिन करेंगे तो उस एनायन को हम लोग रिएक्ट करेंगे Na+ के साथ, यानी कि वी आर ऑलवेज यूज टू टेक सोडियम का सॉल्ट। जैसे मान लो कार्बोनेट का एनालिसिस कर रहे हैं तो सोडियम के साथ रिएक्ट कराओ, क्या बनेगा? Na2CO3। Cl- का टेस्ट कर रहे हैं, Na+ के साथ रिएक्ट कराओ, क्या बनेगा? NaCl। H2- का कर रहे हैं, क्या बनेगा? Na2S। ऐसे करते करते सबको सोडियम के साथ रिएक्ट कराओ, बिकॉज सोडियम हैज अ वेरी गुड सॉल्युबिलिटी इन वाटर। तो Na2CO3 की रिएक्शन सबसे पहले किसके साथ करेंगे? ये सारे के सारे जो हम लोग पढ़ रहे हैं ग्रुप 1, ये डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन करने वाले। सबसे पहला कदम तो यही है। तो डाइल्यूट H2SO4 के साथ जब रिएक्शन किया तो Na2SO4 प्लस H2O प्लस CO2 मिला। वैसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के हिसाब से H2CO3 या H2O प्लस CO2 मिला। और ये जो CO2 मिल रहा है इसकी वजह से ब्रिस्क एफरवेसेंस इस तरह से दिखते हैं, झाग झाग इनो झट से एसिडिटी दूर करता है। पीना नहीं है बेटा, पीना नहीं है इसको। आगे देखो, एड लाइम वाटर दैट इज CaOH होल स्क्वायर। अब यही आ सकता है कि लाइम वाटर का फॉर्मूला बताइए, CaOH होल स्क्वायर नहीं पता होता है बच्चों को।
और लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। वो मिल्कीनेस किसकी वजह से होता है? कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से होता है। ये भी नहीं पता होता है बच्चों को। ये देखिए खाली लाइम वाटर है, CO2 पास किया, मिल्कीनेस आ गया। अब ये मिल्कीनेस विल अपीयर, लेकिन इसको डिसअपियर किया जा सकता है। ये जादू है, ये जादू। ये जादू कैसे होगा? अगर एक्सेस ऑफ CO2 और H2O को डाल देंगे, दिस मिल्कीनेस विल डिसअपियर बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ बाइकार्बोनेट। कैल्शियम बाइकार्बोनेट मिलेगा, मिल्कीनेस खत्म, फिनिश, टाटा बाय बाय। CO3 माइनस खत्म हो गया। H2 माइनस की बात करते हैं। अब Na2S लिया, डाइल्यूट SO4 के साथ डाला, Na2SO4 प्लस H2S, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। Na के साथ SO4, S के साथ H। अब ये जैसी H2S आपको मिल रही होगी, अच्छा H2S केमिस्ट्री लैब के अंदर कैप्स एपरेटस के अंदर रखी होती है एकदम कोपचे में, वो गंदी सी सुगंध आती है, दुर्गंध आती है, सुगंध नहीं। और यहाँ पे एक पाइप लटकी होती है, आप टेस्ट ट्यूब लेकर जाते हैं, ऐसे नॉब खोलते हैं और उसके अंदर H2S पास कराते हैं। आप लोगों ने किया होगा। फिर आप लेड एसीटेट को डालते हैं, या ये कह लो H2S गैस विच इज इवॉल्विंग हैज बीन पास्ड टू द लेड एसीटेट पेपर, और आपको लेड सल्फाइड का ब्लैक प्रेसिपिटेट मिलता है। यहां पे जैसे ही आपको ब्लैक प्रेसिपिटेट मिलेगा, आप समझ जाएंगे आहा क्या बात है, H2 माइनस इज कंफर्म्ड। अब ये क्वेश्चन आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट, आ चुका है। दूसरा टेस्ट क्या कर रहे हैं आप? Na2S को सीधा सीधा सोडियम नाइट्रोक्लोराइड के साथ मिला रहे हैं। ये तो सबको पता है, कॉम्प्लेक्स ऑफ पर्पल कलर मिलता है, सिंपल है। Na2 Na2 Na4 हो गया, ये S उठकर अंदर चला गया तो FeCN5NOS बन गया। दिस इज द कॉम्प्लेक्स ऑफ पर्पल कलर विच सिग्निफाइज या विच डिनोट्स या विच कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ H2 माइनस इन द सोल्यूशन। तीसरा है SO3 माइनस के लिए फिर से कुछ नहीं करना है, SO3 माइनस को Na के साथ इमेजिन करना है, यानी कि Na2SO3, फिर डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट करके डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लगानी है, जैसे H2SO3 मिल रहा हो या H2O प्लस SO2 मिल रहा हो। अच्छा, जब SO2 मिलेगा तो पंजेंट स्मेल या कैरेक्टरिस्टिक स्मेल लाइक बर्निंग सल्फर मिलेगी, उसमें KMnO4 डालेंगे तो कलरलेस हो जाएगा बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ MnSO4। लेकिन उससे भी बहुत ज्यादा कॉमन है K2Cr2O7 इन द एसिडिक मीडियम। K2Cr2O7 बेटा ऑरेंज कलर का होता है और SO2 पास होने पर ये ग्रीन कलर का होता है बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ क्रोमियम सल्फेट, Cr2SO4 होल क्यूब। दूसरा जो कंफर्मेटरी टेस्ट होता है वो ये है कि Na2CSO3 जो कि तुम्हारा सॉल्ट है, उसमें BaCl2 पास करो तो BaSO3 व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा। और अब यही बात मैं तुमको बताना चाहता हूं कि ये JEE 2022 में ये सवाल आया था। नेक्स्ट है NO2 माइनस को लेकर, तो NaNO2 लिया, डाइल्यूट SO4 लिया, Na2SO4 प्लस HNO2 बना। HNO2 डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन में चला जाएगा, लेकिन ये तुमको दिखेगा नहीं। तुमने तो भैया बीकर में सॉल्ट डाला, डाइल्यूट H2SO4 डाला, तुमको सीधा दिखेंगे हाँ ब्राउन फ्यूम्स, आहा क्या बात है। लेकिन एक्चुअली में मैकेनिज्म ऐसा है कि HNO2 पहले बनता है, डिस्प्रोपोर्शनेट होता है, HNO3 प्लस NO प्लस H2O में NO थोड़ा सा ऑक्सीजन ले रहा होता है, या ऑक्सीजन को आप पास करवा दीजिए तो NO2 ब्राउन फ्यूम्स मिलती हैं। फिर दूसरा टेस्ट ये है कि NaNO2 को आप पास करेंगे एसीटेट आयन में तो CH3CONa निकलेगा, HNO2 फिर से बनेगा जैसे वहां पे बन रहा है। HNO2 के साथ आप रिएक्ट कराएंगे Ki और उस सोल्यूशन को आप पास करेंगे आयोडीन कंटेनिंग स्टार्च सोल्यूशन विच टर्न्स द सोल्यूशन इनटू ब्लू इन कलर। कुछ इस तरीके से ब्लू कलर मिलता है, एकदम डार्क ब्लू, जैसे स्याही जैसा कलर होता है। स्याही समझते हैं ना, इंक, ब्लू कलर की, डार्क ब्लू कलर की इंक। अब देखो आप सोच रहे होगे कि सर आप तो मजे मजे से लिख कर आ गए और आप एकदम से आप सब पढ़ाते जा रहे हो, पढ़ाते जा रहे हो, पढ़ाते जा रहे हो, हम इतने सारे रिएक्शंस और नाम कैसे याद रखे? तो यही तो चैलेंज है ना इस चैप्टर का। इस चैप्टर का ये चैलेंज है कि 3 से 4 बार आपको खुद से खुद पढ़ना पड़ेगा। इसमें कुछ नहीं किया जा सकता बेटा, मैं कुछ भी समझा लूं, कैसे भी समझा लूं, एक होता है ना रिटेन करना। अब जैसे मान लो जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं तुमको 5 रिएक्शंस और उसकी मैकेनिज्म समझा दूं, जैसे 5 रिएक्शन एल्डोल ले लो, जैसे तुम वुड्स रिएक्शन ले लो, जैसे तुम बेकमैन रीअरेंजमेंट ले लो, रीमटीमन रिएक्शन ले लो, कुछ भी ले लो, ऐसे 4-5 बढ़िया बढ़िया ताबड़तोड़ रिएक्शन तुमने सीख ली, कैनिजारो सीख ली, मैकेनिज्म भी समझा दी, क्वेश्चन भी करा दिए। रिटेन तो रखना पड़ेगा ना कि एल्डोल में यार डाइल्यूट यूज होता है, कैनिजारो में यार कंसंट्रेटेड यूज होता है, कुछ तो याद रखोगे ना। उसको याद रखना है ना, इसको याद रखना है।
उसको थोड़ा कम, इसको थोड़ा ज्यादा। ग्रेसिलोस पे टेस्ट फॉर NO2 माइनस क्या कहता है कि उसमें सल्फेनिलिक एसिड लेते हैं। अब उसमें देखो जेई में 2021 में ये सवाल आया, उसमें बस ये पूछा गया कि यार ये बताओ कौन से एनायन के लिए सल्फेनिलिक एसिड की रिएक्शन 1-नेपथिल अमीन के साथ करी जाती है। तो आंसर था NO2 माइनस। तो अगर आपने पढ़ा है कि यार ये सल्फेनिलिक एसिड सोल्यूशन होता है जिसको HNO2 यानी निट्रस एसिड से पास करते हैं तो हमको डाईएज़ोटाइज्ड एसिड मिलता है, जैसे हम लोगों ने डाईएज़ोटाइजेशन रिएक्शन में पढ़ा था। और फिर हम अगर उसकी रिएक्शन 1-नेपथिल अमीन के साथ करते हैं, किसकी, ये जो पीछे डाईएज़ोटाइज्ड एसिड मिली थी ये, इसकी रिएक्शन हम 1-नेपथिल अमीन के साथ करते हैं, यहां से CH3COH हट जाएगा और आपको रेड एजोडाई मिल जाएगी। तो ये मैंने लिखा है कि ये जेई के PYQ में है, 2021-22 में आ चुका है ये बात। क्वेश्चन जो आता है इस चैप्टर से आसान लेवल पे आता है, क्योंकि उनको भी पता है कि बच्चा ऑलरेडी इसको रट रट के पक गया होगा, थक गया होगा, तो हमको जो पूछना है एक अपनी औकात के लेवल का क्वेश्चन पूछना है। टफ आ भी सकता है लेकिन यूजुअली इजी आता है। एसीटेट आयन का हम लोग कंफर्मेटरी टेस्ट देखते हैं। तो सबसे पहले हमने इसका सॉल्ट बनाया, डाइल्यूट H2SO4 से पास किया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई, एसिटिक एसिड मिला, विनेगर स्मेल आएगी। विनेगर स्मेल जैसी आएगी एल्कोहल डालना, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन होगी, फ्रूटी स्मेल मिलेगी। फ्रूटी स्मेल कंफर्मेटरी टेस्ट होता है कि हाँ ईस्टर मिल रहा है, यानी कि एसीटेट आयन प्रेजेंट है। दूसरा है कि आप न्यूट्रल FeCl3 डायरेक्ट डालिए, आपको मिलेगा ब्राउन रेड PPT। पहले डीप रेड कलर मिलेगा, थोड़ा सा हीट करेंगे तो आपको मिलेगा ब्राउन रेड PPT। अब ये ब्राउन रेड PPT का क्या नाम होता है या इसके कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला, ये आपको याद रखना है। यही डायरेक्ट आपके ऑप्शंस में मिलता है, आप टिक करके निकल आते हो। तो जो भी आपने अभी तक कंफर्मेटरी टेस्ट पढ़े हैं वो डायरेक्ट उसका SVS यहां पर लिखा है। SVS का मतलब क्या होता है कमेंट बॉक्स में बता देना। बाकी जो प्रयास JEE 3.0, लक्ष्य JEE 3.0 और अर्जुना JEE 3.0 के हैं वो तो आप जान रहे होंगे। तो ये इतनी सारी जो हम लोगों ने गैसेस इवॉल्व पढ़ी, उसके पॉसिबल एनायंस ये हैं, और क्या क्या उनके ऑब्जर्वेशन या कंफर्मेटरी टेस्ट थे ये शॉर्ट में मैंने यहाँ पर टेबुलर वाइज लिखे हैं। कि जैसे CO2 में लाइम वाटर मिल्की हो जाता है, SO2 यानी कि SO32 माइनस में K2Cr2O7 ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें लेड एसीटेट पेपर टर्न्स ब्लैक बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ लेड सल्फाइड। NO2 माइनस में इट टर्न्स एसिडिफाइड KI सोल्यूशन कंटेनिंग स्टार्च इनटू ब्लू, और एसीटेट में ब्राउन रेड प्रेसिपिटेट मिलता है ऑन एडिंग FeCl3, फ्रूटी स्मेल होती है, वगैरह वगैरह। तो इसको एक बार देख लो भाई, नोट करना चाहो नोट कर लो, क्योंकि ये इससे इस पर बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। डायरेक्ट एक इससे पहले भी एक टेबल था, उससे भी डायरेक्ट, इससे भी डायरेक्ट। आई होप आप लोगों ने ये कर लिया होगा। नेक्स्ट आता है प्रिलिमिनरी टेस्ट फॉर द ग्रुप 2 एनायंस। ग्रुप 2 एनायंस का मतलब है यहां पर हम लोग फोकस कर रहे होंगे कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ कौन वोलेटाइल प्रोडक्ट बना रहा है। मान लो अगर डाइल्यूट के साथ आपका गिवन सॉल्ट कोई भी रंग रूप नहीं दिखला रहा है, जो हम लोगों ने पीछे डिस्कस किए, नेगेटिव रिजल्ट शो हो रहा है, पॉजिटिव रिजल्ट शो नहीं हो रहा है, तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये ग्रुप 2 एनायन है। ग्रुप 2 के अंदर आते हैं CBI ने 8 ऑक्स पकड़े। तो ये देखिए जिस प्रकार ये लिखा है कि if the salt taken in a test tube does not evolve any gas on addition of dilute HCl it means we now need to add the concentrated H2SO4। कलरलेस गैस है, पंजेंट स्मेल है, गैस इवॉल्व होगी HCl और पॉसिबल एनायन होगा Cl माइनस। रेडिश ब्राउन गैस है, पंजेंट स्मेल है, तो Br2 वेपर्स Br माइनस। वायलेट वेपर्स हैं तो I2 फ्यूम्स या I2 वेपर्स या I2 गैस, और पॉसिबल एनायन I माइनस। ब्राउन फ्यूम्स जैसे मैंने पहले भी अभी पढ़ा था NO2 गैस की वजह से होता है, और NO2 माइनस था, यहाँ पे NO3 माइनस है। डिफरेंस क्या है, वो डाइल्यूट के ऐड होने से हो रहा है, ये कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के ऐड होने से ब्राउन फ्यूम्स निकाल रहा है। कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस CO एंड CO2 इन द केस ऑफ ऑक्सिलेट आयन। ये प्रीलिमिनरी टेस्ट है, ये एक पॉसिबिलिटी बताएगा कि यार हो सकता है ये एनायन हो। कंफर्मेटरी के लिए हमको कुछ फर्दर करना पड़ेगा। क्या Cl माइनस के लिए 4 टेस्ट हैं, Br माइनस के लिए 4 टेस्ट हैं, I माइनस के लिए 4 टेस्ट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइट्रेट के लिए 2-3 टेस्ट हैं, जिसमें ब्राउन रिंग टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर करके जाना। तो NaCl लिया, देखो फिर से हमने क्या लिया, एनायन लिया, एनायन को सोडियम के साथ रिएक्ट कराया, सोडियम का सॉल्ट बनाया। सोडियम सॉल्ट की रिएक्शन अब की हम डाइल्यूट नहीं बल्कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ डाल रहे हैं, तो Na2SO4 प्लस HCl या NaHSO4 प्लस HCl। HCl जैसे ही मिलेगी आपको पंजेंट स्मेल, कलरलेस गैस होगी,
आप जैसे ही ग्लास रॉड विच इज डिप्ड इन NH4OH उसके मुंह के पास लाओगे जहां से HCl फ्यूम्स निकल रहे हैं, वहां से डेंस व्हाइट फ्यूम्स निकलने लगेंगे बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ NH4Cl, क्योंकि यहां से NH4 और यहां से Cl NH4Cl बनाएगा। दीज डेंस व्हाइट फ्यूम्स आर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ NH4Cl। और ये क्वेश्चन आपके जेई में पूछा जा सकता है। दूसरा टेस्ट ये है कि आपने NaCl लिया, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिया जो आप ले रहे थे, MnO2 डाल दिया। MnO2 डालने पर आपको मिलेगा ग्रीनिश येलो कलर की गैस जो कि Cl2 गैस होगी विच कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ Cl-। उसी तरीके से MnO2 का हम लोग ब्रोमीन में और आयोडीन में भी करते हैं। तीसरा होता है आप सिंपल NaCl में AgNO3 डाल दीजिए तो AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा। फिर ये जो AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल रहा है इसको एमोनिकल कंडीशन में डाल दीजिए, पास एमोनिया गैस या पास NH4OH, यू विल सी द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन विच इज सॉल्यूबल इन NH4OH। और इस पर बेस्ड भी क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा कॉम्प्लेक्स है जो बन रहा होता है, ऐसा कौन सा कॉम्प्लेक्स है जो बन रहा होता है ऑन एडिशन ऑफ NH4OH। ठीक है ये Cl है, Cl। फोर्थ टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्रोमिक क्लोराइड टेस्ट। क्रोमिक क्लोराइड टेस्ट में ये बेसिकली D&F ब्लॉक एलिमेंट्स में भी हम लोग पढ़ते हैं। क्या करते हैं इसमें, सोडियम का सॉल्ट लिया, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिया और K2Cr2O7 लिया। बेसिकली क्या रहता है कि एसिडिफाइड K2Cr2O7 के अंदर ऑक्सीडाइजिंग पावर अच्छी होती है, वो जो जिसके साथ जो सॉल्ट रिएक्ट कर रहा है उसको ऑक्सीडाइज करता है। अब यहाँ पर यार NaCl में Na+ है और ये कोई डी ब्लॉक एलिमेंट तो है नहीं कि इसको ऑक्सीडाइज करेगा, वेरिएबल वैलेंसी शो करने की हैसियत नहीं है इसके अंदर। तो यहाँ पे अलग मामला है और वो क्या है, क्रोमिक क्लोराइड टेस्ट। रिएक्शन बड़ी आराम से साफ साफ देख पा रहे हैं कि एक बार NaHSO4 बन रहा है, उसके बाद पोटेशियम HSO4 बन रहा है और साथ में बहुत बेहतरीन तरीके से CrO2Cl2 मिलता है, ब्राउन रेड ब्राउन वेपर्स, इसको बोलते हैं क्रोमिक क्लोराइड। ये क्रोमिक क्लोराइड हम लोग सेम वही है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इटार्ट रिएक्शन के दौरान पढ़ते हैं। ये जैसे ही रेड ब्राउन फ्यूम्स मिलती हैं हम उसके पास कर देते हैं NaOH सोल्यूशन से और वहां से हमको मिलता है सोडियम क्रोमेट। सोडियम क्रोमेट होता है येलो कलर का सोल्यूशन और इसको हम दो भाग में डिवाइड करते हैं। एक में डालते हैं लेड एसीटेट इन द एसिडिक कंडीशंस, हमको मिलता है येलो कलर का प्रेसिपिटेट, और दूसरे में हम लोग डालते हैं एमिल एल्को H2O2 विच इज प्रेजेंट इन एमिल अल्कोहल और ये हमको देता है CrO5 यानी कि डीप ब्लू कलर। और डीप ब्लू कलर किस वजह से होता है ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्रोमियम पेंटॉक्साइड, इसमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +6 पूछा जाता है। बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है रिडॉक्स रिएक्शन में, ये चीज आप लोगों ने पढ़ी होगी। क्लोराइड टेस्ट कौन कौन क्रोमिक क्लोराइड टेस्ट कौन कौन नहीं देता है, तो उसका न्यूमोनिक है आज क्यों सनी पाजी ने हैंड पंप को हग किया। आज क्यों सनी पाजी ने हैंड पंप को हग किया, ये कैटायंस आप याद कर लेना, सीधा सीधा आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आता है Br- जो Cl के साथ किया था, सेम Br और I- के साथ भी कर रहे हैं। आपने NaBr लिया, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाला और जैसे वहां पे Cl2 मिल रहा था यहाँ पे Br2 मिल रहा है यानी कि रेडिश ब्राउन फ्यूम्स। MnO2 डालने पे ये रेडिश ब्राउन फ्यूम्स थोड़ी सी इंटेंसिफाइड हो जाती हैं। NaBr प्लस AgNO3 डाला तो वहां पे जैसे AgCl मिल रहा था यहाँ AgBr मिलेगा, वो व्हाइट प्रेसिपिटेट था, ये येलो प्रेसिपिटेट है। फिर जैसे वहां पे NH4OH में डाला था तो वो एक सॉल्यूबल चीज मिली थी, ये थोड़ी सी कह सकते हो पार्शियली सॉल्यूबल रहती है ना, थोड़ी सी सॉल्युबिलिटी इसकी कम हो जाती है। तीसरा टेस्ट रहता है लेयर टेस्ट। लेयर टेस्ट का ये बिल्कुल भी आप अगर थ्योरी पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, दैट हार्डली मैटर्स। मेन होती है रिएक्शन, सॉल्ट लिया, क्लोरीन वाटर से पास किया, या आप CCl4 या क्लोरोफॉर्म से भी पास कर सकते हो। क्लोरीन वाटर से जैसे ही पास करेंगे तो हमको ऑरेंज ब्राउन कलर का ब्रोमीन गैस दिखने को मिलेगा, सॉरी ब्रोमीन का लेयर देखने को मिलेगा, ये रहा ये। और सेम लेयर टेस्ट हम लोग आयोडीन के लिए करते हैं जहां पे हमको वॉयलेट कलर का सॉल्यूशन मिलता है, ये रहा। नेक्स्ट आता है I-, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालेंगे, आयोडीन के वॉयलेट वेपर्स मिलेंगे। MnO2 डालने पर वो ही I2 के वॉयलेट वेपर्स थोड़े से इंटेंसिफाइड हो जाएंगे। Na में AgNO3 डालोगे तो AgI मिलेगा। AgI होता है थोड़ा सा डार्क येलो प्रेसिपिटेट, और बेटा इसमें खास बात ये रहती है कि जब NH4OH के साथ पास करोगे तो वो बिल्कुल भी इनसॉल्युबल होगा। लेयर टेस्ट इसका जब करते हैं तो वॉयलेट कलर का सोल्यूशन मिलता है। सेम वही चीज है कि क्लोरीन वाटर से पास कर दो या CCl4 या CaCl3 से पास कर दो।
नेक्स्ट आता है नाइट्रेट के लिए। तो नाइट्रेट के लिए आपने सबसे पहले सोडियम नाइट्रेट लिया जो कि सॉल्ट का रूप है, उसके बाद कंसंट्रेटेड H2SO4 डाला, NaHSO4 प्लस HNO3 मिला। अब HNO3 जब मिला ये डिस्प्रोपोर्शनेट होगा, या सीधा कह लो सॉरी वो HNO2 था, HNO3 सीधा टूटेगा विच गिव्स यू NO2 प्लस H2 प्लस O2। यहाँ पे आपको ब्राउन फ्यूम्स मिलेंगे। इसमें आप कॉपर चिप्स या कॉपर टर्निंग्स डाल दो, छोटे छोटे टुकड़े कॉपर के, तो आपको ब्लू कलर का सोल्यूशन एकदम टेस्ट ट्यूब के नीचे मिलेगा और NO गैस रिलीज होगी। ये धीरे से ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से लेगी और NO2 फिर से डार्क थोड़े से ज्यादा ब्राउन फ्यूम्स, यानी कि देखो ब्राउन फ्यूम्स इंटेंसिफाइड, बहुत ज्यादा ब्राउन फ्यूम्स आपको दिखाई देंगे कॉपर टर्निंग्स को डालने के बाद। नेक्स्ट ये रहता है कि बड़ी सी चीज लिखने की जरूरत नहीं है, इसको बोलते हैं बेसिकली ब्राउन रिंग टेस्ट। ब्राउन रिंग टेस्ट के लिए हम सॉल्ट लेते हैं, क्या लिया था NaNO3, उसमें कंसंट्रेटेड H2SO4 डालते हैं और फेरस सल्फेट फ्रेशली प्रिपेयर डालते हैं अलोंग दी वॉल्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब, और हमको अ डार्क ब्राउन रिंग मिलती है बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोसोफेरस सल्फेट। ये इस प्रकार से एक्सपेरिमेंट आप लैब में कर रहे हो तो अलोंग दी वॉल ऑफ द टेस्ट ट्यूब में FeSO4 डालते हो, डार्क ब्राउन रिंग बनती है एट द जंक्शन ऑफ द टू लिक्विड्स। ये बहुत केयरफुली संभाल कर रखनी पड़ती है, हल्की सी हिली नहीं कि ब्राउन रिंग तहस नहस हो जाती है। फ्रेशली प्रिपेयर्ड इसलिए चाहिए होती है कि कहीं फेरस सल्फेट कहीं फेरिक सल्फेट में ना कन्वर्ट हो चुका हो, ऑक्सीडाइज ना हो चुका हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जिसमें FeNO और SO4 ये जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ये जो आपका कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ये ब्राउन रिंग टेस्ट यानी कि नाइट्रोसोफेरस सल्फेट, ये बहुत जरूरी है। अच्छा, या तो ये दोनों ही याद कर लो, किसी पर बेस्ड क्वेश्चन जरूर आएगा कि FeSO4 NO प्लस 5H2O वाटर के प्रेजेंस में, एक्वस सॉल्यूशन के प्रेजेंस में ये ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स इस तरह से बनाता है FeH2O5 NoSO4। यहां पर जो NO है ये है नाइट्रोसोनियम आयन, नाइट्रोसिल नहीं है, क्योंकि जो ये ब्राउन कलर मैं बार बार बोल रहा हूं, ये किस वजह से है, ये इसी NO की वजह से है। ये NO एज अ लिगेंड चार्ज ट्रांसफर करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है टू दिस मेटल। NO ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और बेसिकली जो Fe होता है वो Fe2 प्लस होता है ना, फेरस, उसने एक इलेक्ट्रॉन यहां से लेकर Fe प्लस ले लिया। जबकि कभी भी आप याद करो तो Fe की या तो 2 प्लस पढ़ते हो या 3 प्लस पढ़ते हो, Fe प्लस कभी नहीं यहां पर है। इसलिए इस पर बेस्ड क्वेश्चन 100% पूछा जाता है कि जब आप ब्राउन रिंग टेस्ट करते हैं तो Fe की क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में मैंने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था कि यार ये जो ब्राउन रिंग टेस्ट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला है इसका आप वो बताइए IUPAC नेम। तो पेंटा एक्वा नाइट्रो सोडियम आयरन 1 सल्फेट। नेचर ऑफ लिगेंड इसमें वीक लिगेंड है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप हो जाता है और sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन आती है। 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसकी वजह से मैग्नेटिक मोमेंट 3.8 करके कुछ आती है। फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट यूज होना चाहिए और ये जंक्शन में होता है, ये तो मैंने बता ही दिया। और क्या पॉइंट आपको नोट कर रहे हैं कि ऐसे कौन कौन से नाइट्रेट्स हैं जो ब्राउन रिंग टेस्ट नहीं देता है, उसमें काबा अल्पब ये लिखा है। प्रिकॉशंस भी मैंने आपको बता दिया कि फ्रेशली प्रिपेयर्ड लेना और शेक नहीं करना है, शेक करने पर ब्राउन रिंग का तहस नहस हो जाएगा। ऑक्सीलेटों के लिए जैसा मैंने आपको बताया कि आप सोडियम ऑक्सीलेट को कंसंट्रेटेड H2SO4 में डालेंगे तो आपको CO2 एंड CO गैस रिलीज होती हुई दिखाई देगी, दोनों एक साथ। अब अगर मान लो ग्रुप 2 और ग्रुप 1 दोनों ही करस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि डाइल्यूट H2SO4 या कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालने पर कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब समझ जाना कि वो ग्रुप 3 एनायन है। और ग्रुप 3 में हम लोग दो मेजरली पढ़ रहे हैं, वो सल्फेट एंड नेक्स्ट इज फॉस्फेट। सल्फेट बड़ा आसान है, Na2SO4 यानी कि सॉल्ट लिया, BaCl2 डाला तो BaSO4 का व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल गया। Na2SO4 में लेड एसीटेट डाला तो PbSO4 का व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल गया। सिंपल, इसमें कोई प्रिलिमिनरी करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमको पता है ग्रुप 1 ग्रुप 2 तो है ही नहीं। और इसमें ये जो फॉस्फेट का होता है इसमें आपको कैनरी येलो प्रेसिपिटेट मिलता है, ये याद रखना, ये पूछा जाता है। और उसका पीछे कारण, इसके पीछे का नाम एमोनियम फॉस्फोमोलिबडेट, काफी बड़ा नाम है, अजीब सा फॉर्मूला है, अजीब सी रिएक्शन है, याद करने में दिक्कत आएगी, लेकिन बस तुम्हें क्या करना है 2-3 बार इसको देख जाओ। तुमसे कौन सा वो ये पूछने वाला है कि ये प्लस ये लिख कर दिखाओ क्या देगा, ऑप्शंस होंगे आप कर लेंगे।
हाँ, लेकिन इसमें कभी कभार दिक्कत आ जा सकती है कि यार ये पूछेगा कि कैनरी येलो प्रेसिपिटेट में अमोनिया के कितने मोल्स यूज हो रहे हैं। तो ऐसा करके अगर क्वेश्चन पूछेगा तो दिक्कत में आ जाओगे। तो एक बार 2-3 बार रिएक्शन को देखोगे तो समझ में आ जाएगा, याद हो जाएगी। अब हम लोग आते हैं एनालिसिस ऑफ बेसिक रेडिकल्स। तो देखो, जो भी हमने कहानी बताई वो एसिडिक रेडिकल्स की थी, एनायंस की थी। बेसिक रेडिकल्स और कैटायंस के अंदर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाते हैं, जो कि कुछ नहीं होता है, एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है सॉल्ट प्लस वाटर का। सॉल्ट को कोशिश करते हैं पानी के अंदर घुल जाए, उसी को ओरिजिनल सॉल्यूशन कहते हैं। अगर पानी के अंदर नहीं घुल रहा है तो पानी को हीट करते हैं, घुल गया तो अच्छी बात है, नहीं घुलता है तो फिर हम लोग डाइल्यूट HCl डालते हैं। घुल गया तो अच्छी बात है, नहीं घुला तो हीट करते हैं, हीट करने पर घुल गया तो अच्छी बात है, नहीं घुला तो फिर कॉन्सेंट्रेटेड HCl डालते हैं। घुल गया तो अच्छी बात है, नहीं घुला तो हीट करते हैं, हीट करने पर घुल गया तो अच्छी बात है, नहीं घुला तो फिर डाइल्यूट HNO3 डालते हैं। घुल गया तो अच्छी बात है, नहीं घुला तो हीट करते हैं, हीट कर गया तो घुल गया अच्छी बात है, नहीं घुला तो एक्वा रिजिया डालते हैं। और उसके बाद फिर वही प्रोसीजर करते हैं, नहीं घुला तो फिर बेटा घोषित कर देते हैं कि तुमसे ना हो पाएगा, तुम सॉल्ट जो हो इनसॉल्युबल हो। ये स्टेप्स यहाँ पर मैंने पूरे के पूरे लिखे हैं, एक बार गौर से अच्छे तरीके से इसको देखिए, समझिए, फिर बताइए मुझको। तो अब हम लोग ऐसा करते हैं, आराम से कैटायंस की सिस्टमैटिक स्टडी करते हैं। सबसे पहले जैसे आपने ओरिजिनल सॉल्यूशन लिया, अच्छा यहां पर क्या है, जैसे एनायंस में हम लोगों ने एसिडिक रेडिकल्स में पढ़ा कि उनको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3। कैटायंस में भी ग्रुपिज्म होती है, लेकिन ये ग्रुपिज्म होती है अकॉर्डिंग टू दी KSP वैल्यूज, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट वैल्यूज के हिसाब से। मतलब हम एक रिएजेंट डालते रहेंगे, अगर प्रेसिपिटेट बनता है तो मतलब वो ग्रुप प्रेजेंट है, वो रेडिकल प्रेजेंट है, और अगर नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। सो ऑन दिस बेसिस KSP वैल्यूज, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट वैल्यूज के हिसाब से हम लोग अलग अलग कैटायंस को अलग अलग ग्रुप में रखते हैं, ग्रुप 0 से लेकर ग्रुप 6 तक। और ये हमारा मेनली क्लासिफिकेशन रहता है, इसमें ग्रुप 0, 1, 2, 3, 4, 5 से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो 6 ने क्या गुनाह किया उसको भी इंक्लूड कर ही लेते हैं। डाइल्यूट HCl डाला, अच्छा ये होते हैं ग्रुप रिएजेंट्स। जैसे ये डाला, ये बन रहा है तो ठीक है, नहीं बन रहा है तो फिर आगे डालो, क्या डालो, H2S पास करो। तो ये क्या बन जाते हैं, ये ग्रुप रिएजेंट्स बन जाते हैं। तो आपने ओरिजिनल सॉल्यूशन में सबसे पहले डाइल्यूट HCl डाला, अगर प्रेसिपिटेट बन गया तो समझ जाना लेड एज अ क्लोराइड वहां पर प्रेजेंट है, यानी कि ग्रुप 1 यहां पर प्रेजेंट है, ठीक है। यदि नहीं बना तो क्या करेंगे सर, तो हारना नहीं है, नो प्रेसिपिटेट फॉर्म लिखो और उसमें पास करो H2S गैस को। H2S गैस पास करोगे तो अगर प्रेसिपिटेट बना तो समझ जाना उसमें AS3 आर्सेनिक, Cu या Pb2+ एस सल्फेट्स प्रेजेंट हैं। और अगर PBT नहीं बना तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहां पर आप देख रहे होगे कि लेड यहां पर भी था और लेड यहां पर भी था, इसके पीछे रीजन क्या होता है अभी आगे जानेंगे। अब जब प्रेसिपिटेट नहीं मिला तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन को हीट करेंगे, फिर उसको ऊपर HNO3 डालेंगे और फिर कूल कर देंगे। कूल करने के बाद हम लोग NH4Cl + NH4OH एक्सेस में डाल देंगे, तो यहां पर ये ग्रुप रिएजेंट बन गया NH4Cl + NH4OH। अगर प्रेसिपिटेट बन गया तो समझ जाएंगे ग्रुप 3 प्रेजेंट है और उसमें लाइक जो वो होते हैं Al3+ Fe3+ ऐसा कैटायंस प्रस्तुत हैं एज हाइड्रोक्साइड्स। अदरवाइज अगर नो PBT बना तो कहानी को आगे दौड़ाएंगे। क्या आगे दौड़ाएंगे कि पास H2S इन द प्रेजेंस ऑफ NH4OH। अगर PBT बन गया यानी कि ग्रुप 4 प्रस्तुत है, को नहीं जन मन मतलब ये वो रेडिकल्स हैं जो प्रेजेंट होंगे एज सल्फाइड्स। और अगर PBT नहीं बना, अगर PBT नहीं बना, ओरिजिनल सॉल्यूशन को लो, ऐड करो उसमें NH4OH + NH4 का होल स्क्वायर CO3 यानी कि अमोनियम कार्बोनेट एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। प्रेसिपिटेट बन गया तो समझ जाना ग्रुप 5 बन गया है कासरबा एस कार्बोनेट्स, कासरबा एस कार्बोनेट्स। और अगर PBT नहीं बना तो समझ जाना ग्रुप 6 है और उसके आगे फिर कहानी खत्म है। तो ये सिस्टम रहता है और इस सिस्टम के अनुसार हमको ये समझ में आ गया कि एक हम SVS बच्चे को दे दें, जिससे बच्चा एक बार क्लियरली ये याद कर ले कि कौन कौन किसका ग्रुप रिएजेंट है, किसको पास करने पर क्या क्या मिल रहा है और क्या है क्या नहीं। तो जैसे ग्रुप नंबर 1 का ग्रुप रिएजेंट है डाइल्यूट HCl, और यहां पर जो पॉसिबल रेडिकल्स होते हैं उसमें Ag+ होता है, Pb2+ होता है, Hg22+ होता है, लेकिन हमको केवल Pb2+ पे बात करनी है। ये न्यूमोनिक है इन ग्रुप 1 के रेडिकल्स को याद करने का कि आज ही प्यार हो गया।
क्या ऑब्जर्वेशन मिलती है? AgCl हो, अगर Ag है तो AgCl मिलेगा, Pb है तो PbCl2 मिलेगा, Hg2Cl2 मिलेगा अगर Hg2 है, और ये सारे के सारे वाइट होते हैं। ये SVS आपके सारे जो पीछे वाले टेबल है उसको एकदम बढ़िया तरीके से याद करवा देगा। अब जो सेकंड ग्रुप है उसमें दो किस्से हैं, एक ग्रुप 2A है और एक ग्रुप 2B है। जी हाँ बच्चों, ये ग्रुप 2A और 2B क्यों है, नेक्स्ट स्लाइड में बताते हैं। तो ग्रुप 2A में हमारे पास है कद्दू को भिंडी से क्यों प्यार हो गया, और जो ग्रुप रिएजेंट है दैट इज डाइल्यूट HCl प्लस H2S। अब क्या क्या ऑब्जर्वेशन रहते हैं भाई? सारे के सारे सल्फाइड्स ब्लैक होते हैं, सिर्फ CDS का सल्फाइड जो होता है वो येलो कलर का होता है। 2B में आज सब सन्नाटा ही सन्नाटा, ये न्यूमोनिक है इस पूरे के पूरे कैटायंस को याद करने का। फिर से ग्रुप रिएजेंट तो सेम ही रहेगा, और यहां पर ऑब्जर्वेशन में भी सब सल्फाइड्स होंगे, लेकिन ये सल्फाइड्स का कलर आपको याद रखना है, येलो ऑरेंज ब्राउन येलो, ठीक है। हाँ, अब जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे दो ग्रुप बने हैं, तो दो ग्रुप बने हैं ऑन दी सॉल्युबिलिटी या इनसॉल्युबिलिटी इन येलो अमोनियम सल्फाइड सॉल्यूशन, YAS। तो कह रहे हैं सल्फाइड्स ऑफ ग्रुप 2A, sulfides of group 2A are insoluble in yellow ammonium sulfide while 2B are soluble in yellow ammonium sulfide। तो YAS सॉल्यूशन में कौन सॉल्युबल है कौन इनसॉल्युबल है ये पूछा जा सकता है बच्चों, ठीक है। हमने जैसे कहा कि Pb2+ ग्रुप 1 में भी है ग्रुप 2 में भी है, ऐसा क्यों? क्योंकि PbCl2 जो कि ग्रुप 1 में मिला था एज क्लोराइड्स, अगर आपको याद हो, इट्स स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, देयरफॉर इट इज इम्पॉसिबल टू प्रेसिपिटेट इट आउट कंप्लीटली बाय डाइल्यूट HCl। भाई प्रेसिपिटेशन क्या हुआ? उस मिक्सचर में से जितना भी वो चीज है लेड क्लोराइड का, वो एज अ प्रेसिपिटेट बनकर नीचे जमा हो जाती है, उसको फिर हम लोग फिल्टर कर देते हैं और उठाकर बाहर फेंक देते हैं। कहने की बात यह है कि ये स्लाइटली सॉल्युबल होती है पानी के अंदर, तो पूरी तरीके से संपूर्ण रूप से प्रेसिपिटेट बनाकर फिल्टरेट कर पाना असंभव, तो कुछ ना कुछ लेड बच जाता है, जो कि बचा हुआ जो लेड होता है वो संपूर्ण रूप से प्रेसिपिटेट तभी होता है जब उसमें H2S पास कर दी जाती है। मजे ही आ गए, क्या कंसेप्ट है ना? अच्छा, ये आई होप आप लोग एक बार पढ़ चुके हो तभी ये देख रहे हो, है ना? क्योंकि ये तो मेरा एकदम संकट है कि भैया माइंड मैप या समरी लेक्चर या रिवीजन सीरीज आप देख रहे हैं, तो रिवीजन इटसेल्फ मींस पढ़े हो आ जाओ, नहीं पढ़े हो चुपचाप बैठ जाओ, ठीक है। अब जैसे ग्रुप 1 और ग्रुप 2 आपने पढ़ लिया, अब आते हैं ग्रुप 3 पे। ग्रुप 3 में देखो फेंक कर आलू, लेकिन इनमें जो इंपॉर्टेंट रेडिकल्स जो आपको पढ़ने हैं जो याद रखने हैं वो Fe3+ और Al3+ है। वैसे आप इन दोनों पर क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो इसमें ग्रुप रिएजेंट NH4Cl प्लस NH4OH जैसे पीछे पढ़ाया, ये जो प्रेसिपिटेट बनाते हैं दे प्रेसिपिटेटेड एज हाइड्रोक्साइड्स, तो FeOH होल क्यूब, AlOH होल क्यूब, CrOH होल क्यूब। कलर याद रखने हैं ब्राउन व्हाइट ग्रीन। अब देखो इसमें इस चैप्टर में लिमिटेशन है भाई, देख जो है तो है, वो याद रखना है तो रखना है ना। हम आपको इजी वे में ये चीजें आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं, ये कोई नहीं जानता और मानता। ये है ग्रुप 4 और इसमें H2S इन द प्रेजेंस ऑफ NH4OH। इसमें ये जो सल्फाइड्स हैं ये ब्लैक कलर के हैं, एक MnS बफ कलर का और ZnS व्हाइट कलर का है। बाटा शू कंपनी, ये कुछ न्यूमोनिक्स हैं बेटा, अगर तुम शुरुआत से एंड तक देखोगे तो आपको सब न्यूमोनिक्स एकदम मैच करते हुए दिखेंगे और आपको रेडिकल्स को याद करना थोड़ा आसान हो जाएगा। NH4OH प्लस एमोनियम कार्बोनेट के प्रेजेंस में ये कांड हो रहा होता है, सारे कार्बोनेट्स व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाते हैं इसके। ग्रुप 6 रेडिकल में Mg2+ ही है, जिसमें NH4OH प्लस डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, डाइसोडियम फॉस्फेट, अच्छा। और इसमें क्या बनता है? इसमें ऑब्जर्वेशन में केवल व्हाइट PBT बनता है, व्हाइट PBT का फॉर्मूला वहां सामने लिखा है। 0 ग्रुप का रेडिकल है NH4+, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ग्रुप रिएजेंट है नेस्लर्स रिएजेंट, जिसमें फॉर्मूला है K2HgI4+ KOH, और ब्राउन PBT ऑफ आयोडाइट ऑफ मिलियंस बेस बनता है। आगे चल के इसको हम दिखाते हैं कैसे रिएक्शंस के साथ। तो ये जो टेबल तुम लोगों ने देखा है, इस टेबल पे ये हो गया शॉर्ट में बात, थोड़ी सी करते हैं अब इसमें विस्तार में बात, यानी कि कंफर्मेटरी टेस्ट के साथ। सबसे पहले उठाया, अब जो जो कंफर्मेटरी टेस्ट पढ़ाने देयर आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे PbCl2 का हॉट सॉल्यूशन लिया, 3 भागों में डिवाइड कर दिया, एक में डाला Ki,
एक में डाला K2CrO4 पोटेशियम क्रोमेट और एक में डाला अल्कोहल विद डाइल्यूट H2SO4। पहले में ऑब्जर्वेशन जैसे KI डाला तो PbI2 का येलो PBT बनेगा। दिस PbI2 जो येलो PBT बन रहा है विल बी सॉल्युबल इन बॉइलिंग वाटर और कूल करने पर आपको शाइनिंग क्रिस्टल्स दिखाई देंगे। अब इसी तरीके से फ्लो चार्ट बनाने में मेहनत लगती है ना, तो आप ये बनाओगे करोगे तो हो जाएगा। पोटेशियम क्रोमेट में जब डाला तो येलो प्रेसिपिटेट मिला लेड क्रोमेट का, जो कि सॉल्युबल होता है NaOH के अंदर। ये जो आपका कॉम्प्लेक्स बन रहा है इसका नाम आप खुद से भी कर सकते हो, सोडियम है, ये टेट्रा हाइड्रोक्सो है, और फिर जब एनाइनिक कॉम्प्लेक्स में लेड आता है तो उसको प्लम्बेट लिखेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो +2 आएगा। डाइल्यूट H2SO4 के साथ करोगे तो लेड सल्फेट आएगा, जो कि सॉल्युबल होता है आपका एमोनियम एसीटेट के अंदर, और फिर ये एमोनियम एसीटेट के साथ जब आप रिएक्शन करेंगे तो ये कॉम्प्लेक्स मिलेगा। ये तो किप सेपरेटस आ गया, H2S गैस वाला, शायद पीछे नहीं था तो यहां पर दे दिया हमने, खैर। ओके, नेक्स्ट कम्स दी कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर Pb2+, लेकिन ये ग्रुप 2A की बात कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया कि Pb2+ ग्रुप 1 के साथ साथ ग्रुप 2 में भी है, क्योंकि संपूर्ण रूप से डाइल्यूट HCl डालने पर वो प्रेसिपिटेट नहीं हो पाता, क्योंकि दैट इज साइलेंटली सोल्यूबल इन वाटर, जिसकी वजह से अगर उसका संपूर्ण प्रेसिपिटेशन चाहिए तो उसमें H2S डालना पड़ेगा। तो यहां पर लेड एज अ सल्फाइड प्रेसिपिटेट बनाता है, डाइल्यूट HNO3 डालते हैं लेड नाइट्रेट बनता है, डाइल्यूट H2SO4 इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल लेड सल्फेट का व्हाइट PBT बनेगा। देन वी विल ऐड एमोनियम एसीटेट, फिर से आपको ये सॉल्युबल होता हुआ दिखाई देगा, मतलब इसके अंदर जो ये कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ये देखियो ये सेम चीज है जैसे यहां पर आपने देखी थी, देखो ये सेम चीज फॉलो अप हो रही है यहां तक। अब हम लोग इसको दो भागों में डिवाइड करेंगे, एक में डालेंगे KI, एक में डालेंगे पोटेशियम क्रोमेट, और दोनों में येलो प्रेसिपिटेट मिलेगा। येलो प्रेसिपिटेट जो मिलेगा, एक में थोड़ा लाइट येलो और एक में थोड़ा डार्क येलो, ऐसा होता है। नेक्स्ट है Cu2+ का, तो कॉपर का सल्फाइड लिया, डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट किया, कॉपर नाइट्रेट प्लस H2O प्लस NO प्लस सल्फर मिला। ये जो सल्फर है इसको हीट किया HNO3 के साथ तो H2SO4 मिल गया। अब यहां का Cu2+, यहां का सल्फेट, एमोनिया और वाटर तो था ही, इन सब को अगर हम रिएक्ट करेंगे तो हमें CuH2.CuSO4 मिलेगा, दिस इज इंपॉर्टेंट, प्लस NH4+। एक्सेस ऑफ एमोनिया डालेंगे तो हमें डीप ब्लू कलर का एक कॉम्प्लेक्स मिलेगा। ये जो डीप ब्लू कॉम्प्लेक्स अगर आपको याद हो तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में यहां पर चार्ज इलेक्ट्रॉन का कुछ लोचा रहता है, ट्रांसफर रूल रहता है, जिसमें हाइब्रिडाइजेशन इसका sp2d या dsp2 होता है, याद रखना। खैर अचानक से मिल गया तो मैंने आपको याद दिला दिया। फिर जब एसिटिक एसिड डालेंगे तो कॉपर सल्फेट मिलेगा, और इसको K4FeCN6 के साथ रिएक्ट करेंगे तो आपको चॉकलेट ब्राउन प्रेसिपिटेट मिलेगा। दिस चॉकलेट ब्राउन प्रेसिपिटेट इज इंपॉर्टेंट टू लर्न। उसी तरीके से कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ Al3+ में आते हैं, तो AlCl3 में NaOH डाला तो व्हाइट जिलेटेनियस प्रेसिपिटेट मिला। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाइट जिलेटेनियस प्रेसिपिटेट किस केस में मिल रहा होता है। एक्सेस ऑफ NaOH डालने पर आपको सोडियम मेटाएल्यूमिनेट मिलेगा। ओके, नेक्स्ट कम्स द लेक टेस्ट। लेक टेस्ट होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द AlOH होल क्यूब, जो कि सॉल्यूशन में से पूरा नीला कलर अपने में रखता है, ऊपर नीला नीला कलर आता है और बाकी पूरा सॉल्यूशन कलरलेस कर देता है। होता क्या है, सॉल्यूशन को ब्लू लिटमस में डालते हैं तो रेड कलर अपीयर करता है बिकॉज ऑफ द एसिडिक नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। NH4OH डालते हैं यानी कि बेसिक सॉल्यूशन डालते हैं तो सॉल्यूशन बिकम्स एल्कलाइन एंड AlOH होल क्यूब इज प्रेसिपिटेटेड। उसके बाद जो AlOH होल क्यूब है दैट एब्जॉर्ब्स द ब्लू कलर फ्रॉम द सॉल्यूशन एंड मेक्स इट्स कलरलेस। अब चूंकि AlOH होल क्यूब ऊपर तैर रहा होता है, ब्लू कलर फ्लोट्स ऑन द कलरलेस सॉल्यूशन, इसलिए इसको लेक टेस्ट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट कम्स ऑफ कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर Fe3+। तो FeOH होल क्यूब, जैसे कि आपको पता है कि ग्रुप 3 में यहाँ पर ये हाइड्रोक्साइड्स की तरह प्रेसिपिटेट बनाते हैं, तो ब्राउन प्रेसिपिटेट जो FeOH होल क्यूब का उसमें Cl डालेंगे FeCl3 बनेगा, K4FeCN6 डालेंगे तो पर्शियन ब्लू कलर मिलेगा। एंड आई होप दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसका UPSC नेम पूछा जा सकता है जो आपको कोऑर्डिनेशन में कवर करवाया है। इसमें हम लोग ये फिर मिक्सचर डालेंगे K4FeCN6 प्लस Fe4FeCN6 का होल क्यूब, यानी कि एक्सेस ऑफ पर्शियन ब्लू एंड पोटेशियम फेरोसाइनेट
साइनाइड, इन लोग को अगर डालेंगे तो हमें क्या मिलेगा? कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ सोल्यूबल पर्शियन ब्लू। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये कॉम्प्लेक्स पूछा जाता है। दो काउंटर आए ना, एक के एफ ई, के और एक एफ ई, फिर ब्रैकेट के अंदर FeCN6। डायरेक्ट अगर करना चाहे तो इसमें जो Fe3+ है, अगर SCN- के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ब्लड रेड प्रेसिपिटेट, सॉरी ब्लड रेड कलर मिलेगा। नेक्स्ट आता है कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ Zn2+। Zn सल्फाइड में HCl डाला, ZnCl2 बना, फिर NaOH डाला तो ZnOH होल स्क्वायर बना, जो कि व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है। एक्सेस ऑफ NaOH में सॉल्यूबल रहता है, सोडियम जिंकेट बनाएगा। Zn में HCl डाला, ZnCl2 बनेगा, फिर पोटेशियम K for FeCN6 डालेंगे तो ब्लूइश व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा। निकिल की अगर बात करें, ये हम लोग ने कोऑर्डिनेशन में भी पढ़ा है कि यहां पर DMG के साथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। DMG मतलब डाइमेथाइल ग्लाइऑक्सामेट इन द प्रेजेंस ऑफ द pH रेंज 9 to 11, मतलब बेसिक मीडियम रहना चाहिए। तो वो डाइमेथाइल ग्लाइऑक्सेम क्या करता है ना, अपना H+ लूज करके डाइमेथाइल ग्लाइऑक्सेमेटो बनाता है, और फिर वो Ni2+ के आसपास एकदम इस तरह से सराउंड हो जाता है, NiDMG स्क्वायर बनाता है। तो ये Ni2+ और ये DMG, ये 5 मेंबर रिंग है, ये 5 मेंबर रिंग है। ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग है, 6 मेंबर रिंग है। 2 5 मेंबर रिंग, 2 6 मेंबर रिंग्स। चिलेशन खतरनाक तरीके से हो रहा है। क्यों चिलेशन हो रहा है? एक चिलेशन तो हो रहा है कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से, एक चिलेशन हो रहा है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी अच्छी खासी बढ़ जाती है। बेरियम का अगर हम कंफर्मेटरी टेस्ट करें तो बेरियम कार्बोनेट की रिएक्शन हम कराते हैं एसिटिक एसिड के साथ, मिलता है हमको सॉल्ट। बोले तो बेरियम एसिटेट। रिएक्शन कराएंगे पोटेशियम क्रोमेट के साथ, मिलेगा हमको बेरियम क्रोमेट का एकदम येलो प्रेसिपिटेट। फ्लेम टेस्ट भी एक कंफर्मेटरी टेस्ट की तरह यूज किया जा सकता है कि हम लोग तो चुटकी उठाकर सीधा सीधा फ्लेम पे फेंकते थे, ग्लासी ग्रीन कलर दिखाई देता था तो कहते थे अरे 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 Ba2+ आ गया। Ca2+ में भी देखो सेम वही कांड किया है, पहले एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन कराई है, कैल्शियम एसिटेट मिला है, फिर एमोनियम ऑक्सिलेट के साथ रिएक्शन करवाया है तो कैल्शियम ऑक्सिलेट मिला है, जो कि व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। फ्लेम टेस्ट में आप सीधा सीधा Ca2+ उठाकर फ्लेम में फेंकिए, वैसे तो ये सही तरीका नहीं है लेकिन अपन लोग करते थे, तो ब्रिक रेड कलर दिखाई देता है। और लास्ट है ग्रुप 6 में, जिसमें हम लोग डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट डालते हैं तो हमको व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलता है, एंड दैट्स इट। अब आते हैं एनालिसिस ऑफ जीरो ग्रुप, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्या करते हो, टेस्ट ट्यूब लेते हो, NaOH डालते हो, हीट करते हो, एमोनिकल स्मेल आती है जैसे शौचालय के बाहर से आ रही हो, ये स्मेल ऑफ एमोनिया होती है। अ ग्लास रॉड डिप्ड इन HCl व्हेन ब्रॉट नियर द टेस्ट ट्यूब, जहां से NH3 निकल रहा है तो NH4Cl का डेंस व्हाइट फ्यूम्स दिखता है। ये रही इसकी रिएक्शन, एमोनियम सल्फेट प्लस NaOH, Na2SO4 प्लस H2O प्लस NH3, जो कि स्मेल ऑफ अमोनिया है। HCl rod dipped in HCl when brought near the mouth of NH3 NH4Cl dense white fumes निकलेंगे। इसका कन्फर्मेटरी टेस्ट करने के लिए हम लोग नेस्लस रिएजेंट लेते हैं K2HgI4। K2HgI4 in the presence of basic condition will gives you the brown PPT, जिसको iodide of million base भी कहते हैं, HgO.HgNH2.I। इस पर बेस्ड क्वेश्चन 100% आता है, आया है और आता ही रहेगा। अब कैरेक्टरिस्टिक कलर ऑफ सम मेटल आयंस, जैसे अगर मैं कहूं लाइट ग्रीन आंख बंद करके Fe2+, येलो ब्राउन Fe3+, ब्लू Cu2+, ब्राइट ग्रीन Ni2+, लाइट पिंक Mn2+, ब्लू रेड वायलेट पिंक CO2+, ये कुछ कैटायंस इंडिकेशन होते हैं। कुछ सॉल्ट्स जो हॉट में कैसे होते हैं और कोल्ड में कैसे होते हैं और उसके क्या इन्फ्लुएंस होते हैं। JPYQ में जैसे अगर मैं कहूं कलर व्हेन हॉट येलो और कलर व्हेन कोल्ड व्हाइट, तो वो कौन सा है, वो Zn2+ है। कलर व्हेन कोल्ड ब्लू, कलर व्हेन हॉट व्हाइट, वो किसका है, Cu2+ का है। बाकी सब भी पूछे जा सकते हैं, मैं इंपॉर्टेंट की बात कर रहा हूं। फ्लेम टेस्ट की बात करते हैं। फ्लेम टेस्ट में आप क्या करते हैं, इस तरीके का प्लेटिनम वायर लेते हैं, पीछे यहाँ पे पकड़ने के लिए नॉब वो रहता है, होल्डर रहता है। इस प्लेटिनम वायर का लूप बनाते हैं पेंसिल से, और इस प्लेटिनम लूप को थोड़ा सा साफ करते हैं विद द हेल्प ऑफ डाइल्यूट HCl, और उसके बाद उस सॉल्ट के अंदर इसको ऐसे ऐसे करके अच्छे से घोल वो कर देते हैं, मिक्सअप कर देते हैं, ताकि अच्छा खासा लूप में उसका सॉल्ट का वो आ जाए।
फिर इस फ्लेम में इसको जलाते हैं। अब देखो फ्लेम के भी ना काफी सारे रीजन्स होते हैं, ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस रीजन, या ऑक्सीडाइजिंग या नॉन ऑक्सीडाइजिंग रीजन, या ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग वाला रीजन। तो कौन से रीजन में आपको डालना है ये भी मैं बताऊंगा। जैसे ही आपने इस प्लैटिनम वायर के लूप को जिसके अंदर सॉल्ट पड़ा है आपने उसके अंदर डाला, तुरंत आपको कलर दिखाई देगा। वो मैं कहता ना चुटकी बनाकर फेंक दो, चुटकी बनाकर नहीं फेंकना है, ऐसे फेंकना है। तो जैसे कि मैं कह रहा था कि इसके अंदर रीजन्स रहते हैं, एक रहता है ऑक्सीडाइजिंग जोन और एक होता है रिड्यूसिंग जोन। ये अपर ऑक्सीडाइजिंग जोन है, एक बार देख लीजिए, ये अपर ऑक्सीडाइजिंग जोन है और इसके जस्ट नीचे लोअर ऑक्सीडाइजिंग जोन होगा ये, ठीक है। अब रिड्यूसिंग जोन में आते हैं, ये लोअर रिड्यूसिंग जोन है और ये अपर रिड्यूसिंग जोन है। जो ऑक्सीडाइजिंग जोन है उसको नॉन ल्यूमिनस, रिड्यूसिंग है उसको ल्यूमिनस जोन से भी कंसीडर किया जा सकता है। क्वेश्चन इसमें जेई में प्रीवियस ईयर आया था कि इसका हॉटेस्ट रीजन क्या है, तो ये जो पॉइंट डी मार्क है दैट इज द हॉटेस्ट पोर्शन ऑफ द फ्लेम जस्ट अबव द ब्लू कोन। ये होता है ये डार्क ब्लू कोन, डार्क ब्लू कोन के जस्ट ऊपर वाला हॉटेस्ट रीजन होता है। ये डार्क कोन क्यों होता है? क्योंकि ये इज नॉट अ फ्लेम but filled with a mixture of unburned gas and air coming from the barrette। जो नीचे से गैसेस बर्न हो रही है ना वहां से। ये जितनी चीजें लिखी है ना सबको तसल्ली से याद कर लेना, पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसा कि मैंने कहा कि फ्लेम टेस्ट में हम लोग नॉन ल्यूमिनस यानी कि ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में जला रहे होते हैं। कहाँ गया यार, ये रहा, नहीं एक फिगर था पता नहीं कहाँ चला गया, चलो यहां पर जला रहे होते हैं लगभग, ठीक है, यहां पर जला रहे होते हैं फ्लेम टेस्ट के दौरान। ये लिखा है डिप द क्लीन लूप ऑफ द प्लैटिनम वायर इन दिस फेस एंड इंट्रोड्यूस द लूप इन द नॉन ल्यूमिनस यानी कि ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम कहाँ था, गौर फरमाइए, ये है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, ठीक है ना, यहां से फ्लेम टेस्ट मिलता है। अब फ्लेम टेस्ट की ये सारी चीजें याद रखनी है तुम लोगों को कि यार अगर मान लो कलर ऑफ द फ्लेम ऑब्जर्व बाय द नेकेड आई, नेकेड आई मतलब नंगी आंखें मतलब नॉर्मल आईज यार, और कलर ऑफ द फ्लेम ऑब्जर्व बाय द ब्लू ग्लास, ये होता है केमिस्ट्री में ब्लू ग्लास। ग्रीन फ्लेम विद ब्लू सेंटर, और यही सेम कलर अगर ब्लू ग्लास के साथ भी दिखाई देता है तो समझ जाना ये Cu2+ है, ठीक है। क्रिम्सन रेड नेकेड आई से और ब्लू ग्लास से पर्पल तो समझ जाना Sr2+ है। एप्पल ग्रीन या ग्लासी ग्रीन कह लो विद नेकेड आई, और अगर ब्लू ग्लास से देखें तो ब्लूइश ग्रीन तो वो Ba2+ है, और सिमिलरली गो फॉर Ca2+। Be and Mg does not give the flame test, why? क्योंकि देखो इन सब का तो जो एक्साइट करने का रहता है ना, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना, फिर वो इलेक्ट्रॉन वापस आता है, वो कुछ वेवलेंथ ट्रांसमिट करता है जिससे हमको कलर मिलता है। लेकिन यार Be2+ और Mg2+ ग्रुप 2 के ना सबसे छोटे कैटायंस हैं, स्टार्टिंग कैटायंस हैं, एटॉमिक साइज बहुत छोटा है, तो उनके इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना, उनके इलेक्ट्रॉन को आयनाइजेशन थेरेपी देना बहुत मुश्किल है। मतलब वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत मुश्किल है, वहां पे बहुत ज्यादा आयनाइजेशन थेरेपी की रिक्वायरमेंट है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो तो सकता है लेकिन जब वो वापस गिरेगा जो एनर्जी फेंकेगा वो फिर विजिबल रीजन के औकात के बाहर होगी, और जो विजिबल रीजन के औकात के बाहर है तुम्हारी आंखें कैसे देखेंगी, तो इसलिए कलरलेस, दे डू नॉट इम्पार्ट कलर टू एनी फ्लेम टेस्ट। Be2+ और Mg2+ कलरलेस होते हैं, बात याद रखना। नेक्स्ट आता है बेहद इंपॉर्टेंट बोरैक्स बीट टेस्ट। बोरैक्स बीट टेस्ट में भी क्या करते हैं, एक बार ल्यूमिनस फ्लेम और नॉन ल्यूमिनस फ्लेम यानी कि ऑक्सीडाइजिंग जोन और नॉन ऑक्सीडाइजिंग यानी कि रिड्यूसिंग जोन में आप इस चीज को हीट करते हैं। किस चीज को हीट करते हैं, बेसिकली बोरैक्स बीड क्या होता है। बोरैक्स बीड में हम लोग बेसिकली उन सॉल्ट्स को, उन रेडिकल्स को एनालाइज कर रहे होते हैं जो ऑलरेडी कलर्ड होते हैं। क्या होता है बोरैक्स बीट टेस्ट में कि जैसे हम लोग बोरैक्स लिया Na2B4O7.10H2O, इसको हीट किया तो ये वाटर क्रिस्टलाइजेशन लॉस्ट कर देगा Na2B4O7 + 10H2O। Na2B4O7 को तकड़े से हीट करोगे तो आपको एक ग्लासी बीड दिखाई देगी जो कि होगी सोडियम मेटाबोरेट NaBO2 + B2O3 बोरिक एनहाइड्राइड। दिस ग्लासी बीड्स
दे गिव्स डिफरेंट कलर्स इन द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्लेम विद द सॉल्ट्स। तो CuSO4 को जैसे आपने B2O3 के साथ जलाने की कोशिश करी नॉन ल्यूमिनस फ्लेम में, तो आपको ब्लू ग्रीन कलर दिख रहा है किसका? क्यूप्रिक मेटाबोरेट का। और वही चीज अगर आप ल्यूमिनस फ्लेम में करते हैं, ठीक है, तो आपको CuBO2 Na2B4O7 प्लस CO मिलेगा। ए बाबा, क्या कहना चाहते हो? अरे यार, ये जो ब्लू कॉपर मेटाबोरेट ऊपर मिला था, इट इज रिड्यूस्ड टू दी कलरलेस क्यूप्रस मेटाबोरेट, और यही क्यूप्रस मेटाबोरेट इज फाइनली रिड्यूस्ड टू मेटालिक कॉपर एंड द बीड अपीयर्स रेड एंड ओपेक इन द ल्यूमिनस फ्लेम। तो इन शॉर्ट व्हाट आई वांट टू से यू दैट कि ल्यूमिनस फ्लेम और नॉन ल्यूमिनस फ्लेम की रिएक्शंस पूछी जा सकती हैं, प्रोडक्ट पूछा जा सकता है, कलर पूछा जा सकता है, और बाकी ये ट्रांसपेरेंट बीड होती है, इसका एक्सप्लेनेशन तो मैंने आपको दे दिया है। वो सब अगर आपको नहीं याद करना है तो सिंपल सीधी बात ये है, ये तो याद होना चाहिए कि ऑक्सीडाइजिंग यानी कि नॉन ल्यूमिनस फ्लेम में कोल्ड में और हॉट में क्या कलर होते हैं, कोल्ड और हॉट में क्या कलर होते हैं। बेसिकली निचोड़ ये है, याद तुम्हें करना है, ठीक है? एक बार समझ लो, एक बार लिख लो टीचर का दौरान, लेक्चर के दौरान, लेकिन एट द अल्टीमेट आपको इसे खुद से याद करना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, स्टे मोटिवेटेड। और हाँ, इस लेक्चर को पढ़ने के बाद थोड़ी सी परेशानी आएगी, लेकिन पेशेंस रखना, धीरे धीरे इसको करना, एकदम एक जल्दी से छलांग मत मारना कि आपने मेन लेक्चर्स नहीं पढ़े, डायरेक्ट माइंड मैप से इसको करने की कोशिश करिए तो दिक्कत आएगी। पढ़ चुकी हो, रिवीजन करोगे, मजा आएगा। चलो बाय।